वेलकम स्टूडेंट्स। मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट की क्लास में आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं, व्यापार चक्र, ट्रेड साइकिल्स। हम जानते हैं कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तनों की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और इस वजह से आर्थिक शक्तियाँ अधिक समय तक साम्य अवस्था में नहीं रह पाती। उनमें निरंतर उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अब ये उतार चढ़ाव कुछ मौसमी प्रकृति के होते हैं, कुछ आकस्मिक होते हैं और कुछ दीर्घकालीन प्रकृति के होते हैं। जबकि कुछ उतार चढ़ाव तेजी एवं मंदी के नियमित क्रम में पर्याप्त निश्चित अवधि के बाद आवर्तीय होते हैं, यानी कि रिकरिंग होते हैं, और उन्हें ही व्यापार चक्र के नाम से जाना जाता है। व्यापार चक्र यानी कि आर्थिक क्रियाओं में तरंगों की तरह उन उतार चढ़ावों से इनका आशय लिया जाता है जो पर्याप्त निश्चित अवधि के बाद नियमित रूप से आवर्ती होते हैं। उनकी ये विशेषता है कि अर्थव्यवस्था में कुल रोजगार, कुल उत्पादन एवं सामान्य मूल्य स्तर में तेजी एवं मंदी का क्रम नियमित एवं आवर्तीय होता है। प्रारंभ में विस्तार से अगर प्रक्रिया शुरू होती है तो आर्थिक क्रियाओं में तेजी और विस्तार होता है, फिर कुछ रुक कर विस्तार का क्रम संकुचन में बदलता है, जिससे कीमतों में सब जगह कमी होती है और बेरोजगारी में वृद्धि होने लगती है, आर्थिक क्रियाएं मंद पड़ने लगती हैं। किंतु पुनः संकुचन रुक कर फिर से अर्थव्यवस्था में कुछ आंतरिक एवं बाह्य तत्वों के कारण स्फीति की स्थिति आने लगती है, यानी कि नई आशा का संचार होने लगता है और अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर चलने लगती है। तो इस तरह से हम इस तरह से हम व्यापार चक्रों को बताते हैं। इस संबंध में प्रोफेसर बैनम ने जो परिभाषा दी है वो इस तरह से है कि यह वैभव अथवा संपन्नता का वह काल है जिसके पश्चात अवसाद अथवा मंदी का काल आता है। इस संबंध में कीन्स अपने विचार रखते हुए कहते हैं कि व्यापार चक्रों का निर्माण अच्छे व्यापार काल का बुरे व्यापार काल में बदलने से होता है, जिसमें अच्छे व्यापार काल में मूल्यों में वृद्धि तथा बेकारी के प्रतिशत में गिरावट की विशेषताएं तथा बुरे व्यापार काल में मूल्यों में गिरावट तथा बेकारी में वृद्धि की विशेषताएं होती हैं। तो ये हमने दो परिभाषाएं देखी। अब हम लेते हैं कि व्यापार चक्रों की विशेषताएं क्या है अथवा लक्षण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड साइकिल्स। सबसे पहली जो इसकी विशेषता है वह है निश्चित एवं नियमित आवर्ती प्रकृति, सर्टेन एंड रेगुलर रिकरिंग नेचर। व्यापार चक्रों के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं में जो उतार चढ़ाव आते हैं वे एक चक्र के रूप में होते हैं। विस्तार एवं संकुचन के दौर एक दूसरे के बाद नियमित रूप से आवर्ती होते हैं। तेजी के बाद मंदी और मंदी के बाद तेजी का सिलसिला सामान्यतः 7 से 10 वर्षों के मध्यांतर काल में चलता रहता है। इस तरह से व्यापार चक्रों की पहली विशेषता है कि उनमें निश्चित और नियमित आवर्ती प्रवृत्ति होती है। दूसरी विशेषता है समक्रमिकता, जिसको हम कहेंगे सिंक्रोनिज्म। व्यापार चक्रों की दूसरी विशेषता है उनकी समक्रमिकता, जिसका मतलब है व्यापार चक्र में सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जैसे कि रोजगार, आय,
उत्पादन, व्यापार एवं मूल्य स्तर एक साथ एक ही प्रकार से प्रभावित होते हैं। तेजी के दौर में सभी क्षेत्रों में तेजी दिखाई देती है, जबकि मंदी के दौर में समूची अर्थव्यवस्था में मायूसी छा जाती है और मंदी की स्थिति आ जाती है। तीसरी विशेषता है अंतर्राष्ट्रीय विस्तार की प्रवृत्ति, टेंडेंसी टुवर्ड्स इंटरनेशनल एक्सपांशन। व्यापार चक्रों के समक्रमिकता के गुण के साथ इसमें यह बात भी शामिल है कि व्यापार चक्रों की फैलने की जो प्रवृत्ति है वह एक देश तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसका असर पूरे संसार पर पड़ता है, पूरी दुनिया के सभी देशों पर पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण चूंकि एक देश की दूसरे देश पर आश्रितता होती है, अतः लोगों में व्याप्त मनोवैज्ञानिक धारणाओं से एक देश में फैली मंदी और तेजी दूसरे देशों को भी अपने प्रभाव में ले लेती है। इस तरह से एक देश की अच्छी या बुरी स्थिति जो भी होती है वह दूसरे देश में भी वैसी स्थितियां उत्पन्न कर देती हैं। चौथी बात, असमान प्रभाव। अब व्यापार चक्रों का जो प्रभाव होता है वह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग पड़ता है। पूंजीगत और टिकाऊ वस्तुओं के उद्योगों में उतार चढ़ाव उपभोग एवं अल्प स्थायी वस्तुओं के उद्योगों की तुलना में अधिक होते हैं। पांचवा, मूल्य लोचता। व्यापार चक्रों में कृषिजन्य पदार्थों की कीमतों में उतार चढ़ाव अधिक होते हैं, जबकि निर्मित वस्तुओं की कीमतों में अपेक्षाकृत कम उतार चढ़ाव होते हैं। इस तरह से ये व्यापार चक्रों की विभिन्न लक्षणों को हमने देखा, विभिन्न विशेषताओं को हमने देखा। अब हम लेते हैं व्यापार चक्रों की अवस्थाएं, स्टेजेस और फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल्स। व्यापार चक्रों में तेजी और मंदी के नियमित और आवर्ती दौर चलते हैं, अतः उतार चढ़ाव में कई अवस्थाएं आती हैं। बोल्डिंग इस संबंध में कहते हैं कि व्यापार चक्र की 5 अवस्थाएं हैं। पहली अवसाद जिसको डिप्रेशन कहते हैं, दूसरी पुनरुद्धार जिसको रिकवरी कहते हैं, तीसरा पूर्ण रोजगार यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट, चौथा अभिवृद्धि यानी कि जिसको हम इंग्लिश में बूम कहते हैं, और पांचवा अवरोध जिसको हम रिसेशन कहते हैं। व्यापार चक्र की अवस्थाओं को हम एक चित्र के माध्यम से शो कर सकते हैं, जिसको हमने इस तरह से लिया है। ओ एक्स अक्ष पर हमने समयावधि को लिया है और ओ वाई अक्ष पर हमने आर्थिक क्रियाओं के स्तर को लिया है। यहाँ हम देखते हैं कि LM जो रेखा है वह पूर्ण रोजगार रेखा है, फुल एम्प्लॉयमेंट लाइन है, जबकि आर्थिक क्रियाओं में उतार चढ़ाव जो लहरों की तरह है वह आवृत्ति रेखा जो है वह ABCDEFG बिंदुओं से प्रदर्शित है। अब सबसे पहले A से लेकर B तक का जो मार्ग है वह अर्थव्यवस्था में रिकवरी की कंडीशन बताती है, यानी कि पुनरुद्धार या पुनरुत्थान की स्थिति को बताता है। बी जो है वह पूर्ण रोजगार का बिंदु है। बी से सी तक का जो मार्ग है वह तेजी की स्थिति या समृद्धि की स्थिति को बताता है। इसके बाद सी बिंदु पर बूम आ जाता है, जो कि अर्थव्यवस्था पीक पर पहुंच जाती है। इसके बाद पुनः सी से डी में हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में अवरोध की अवस्था है और डी पर पुनः पूर्ण रोजगार की अवस्था है।
डी से ई तक का जो मार्ग है वह अर्थव्यवस्था में मंदी या अवसाद को दर्शाता है, और ई बिंदु जो है अर्थव्यवस्था में ट्रोव या लोअर टर्निंग पॉइंट है, और इसके बाद अर्थव्यवस्था ई से एफ पर पहुंचती है तो यह मार्ग वापस पुनरुद्धार का हो जाता है। एफ पर पूरा एम्प्लॉयमेंट यानी कि पूर्ण रोजगार की स्थिति आती है, और उसके बाद फिर से वही क्रम चलने लगता है। तो ये जो व्यापार चक्र की विभिन्न अवस्थाएं हैं उनमें सबसे पहली स्थिति जो है उसको हम लेते हैं, और पहली स्थिति है पुनरुद्धार अथवा पुनरुत्थान अवस्था, जिसको हम कहेंगे फेज ऑफ रिकवरी। मंदी की जब चरम सीमा आ जाती है तो उसके बाद आर्थिक क्रियाएं बिल्कुल निष्प्राण हो जाती हैं। उस समय आशा की एक नई किरण से इंडोजनस और एक्सोजनस जो शक्तियां होती हैं, जो अंतर्जात और बहिर्जात जो शक्तियां होती हैं, उनसे अर्थव्यवस्था में पुनः जान आती है। धीरे धीरे कीमतों में जो है वो वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। जब कीमतें बढ़ती है तो जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, और इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो वापस से फिर प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। प्रोडक्शन से क्या होता है कि साथ ही साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलने लगता है। एम्प्लॉयमेंट से फिर से आय बढ़ने लगती है, और ये अर्थव्यवस्था में पुनरुद्धार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। और जब अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर आने लगती है तो बैंक भी आसान शर्तों पर और किस्तों में ऋण देना प्रारंभ कर देते हैं। पुनरुत्थान की संचयी प्रवृत्ति से इन सभी बातों में यानी कि कीमतों में, विनियोग में, रोजगार में, आय में, उत्पादन में, सभी में वृद्धि होने लगती है। सरकार भी कल्याणकारी कार्यों पर व्यय करती है तो उससे भी जो है इसकी गति तेज होने लगती है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में जो है पूरी तरह से आशा का संचार हो जाता है। व्यापार की जो प्रत्याशा है, बिजनेस एक्सपेक्टेशंस हैं, उनमें भी सुधार आ जाता है। तो इस तरह से ये पुनरुत्थान की जो है अवस्था पहली अवस्था है। दूसरा हम लेते हैं पूर्ण रोजगार की अवस्था। पूर्ण रोजगार यानी कि फेज ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। व्यापार चक्रों की यह जो अवस्था है वह सर्वोत्तम मानी जाती है और आदर्श मानी जाती है। इस अवस्था में पुनरुत्थान की चरम सीमा पर या यह अवरोध की अंतिम सीमा पर आती है। जैसे कि अगर हम चित्र में देखें तो हम देखेंगे कि यह पुनरुद्धार की चरम सीमा बी बिंदु और ये अवरोध की अंतिम सीमा डी बिंदु। तो बी, डी और एफ बिंदु पर हम देखते हैं कि पूर्ण रोजगार की स्थिति हमें अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती है। पूर्ण रोजगार यानी कि उत्पादन के सभी साधनों को इस स्थिति में काम मिल जाता है। प्रत्येक काम करने वाले को उपयुक्त रोजगार मिल जाता है, और चाहे वह ऐच्छिक या संघर्षात्मक बेरोजगारी विद्यमान क्यों न हो। पूर्ण रोजगार की स्थिति में उत्पादन, आय, रोजगार और आर्थिक क्रियाओं का सर्वोत्तम स्तर आ जाता है, और अर्थव्यवस्था में सभी क्रियाएं अनुकूलतम स्तर पर पहुंच जाती हैं। असफलता के जो आसार हैं वो धूमिल पड़ जाते हैं। सर्वत्र खुशी की लहर आने लगती है। स्थायी पूंजी में विनियोग बढ़ने लगता है। बैंक के साधनों का पूर्ण उपयोग होने लगता है। बड़े पैमाने पर ऋण दिए जाते हैं तो बैंकों को भी अच्छा लाभ होने लगता है। तो इस तरह से पूर्ण रोजगार की यह अर्थ जो है अवस्था होती है। तीसरी अवस्था है तेजी की अवस्था, जिसको हम समृद्धि की अवस्था भी कह सकते हैं।
प्रॉस्पेरिटी। पुनरुत्थान के बाद पूर्ण रोजगार की अवस्था, और पूर्ण रोजगार की अवस्था में जब सर्वत्र साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है और आर्थिक क्रियाएं अनुकूलतम स्तर पर पहुंच जाती है, तो उत्पादक अधिक लाभ कमाने की ऊंची व्यापार प्रत्याशाओं में अधिक विनियोग, अधिक उत्पादन और अधिक लाभ की योजनाएं क्रियान्वित करते हैं। इसके कारण पूर्ण रोजगार से भी अधिक विनियोग अर्थव्यवस्था में होने लगता है, जिससे उत्पादन में वृद्धि हो जाती है, साधनों की उत्तरोत्तर मांग में वृद्धि होती है, जिससे कीमतें और लागतें और बढ़ती हैं। बढ़ती कीमतों और पूर्ण रूप से अत्यधिक रोजगार के कारण व्यापारियों के लाभ, उद्योगपतियों के लाभ बढ़ जाते हैं। अतः विनियोग, उत्पादन, कीमतें और लाभ असाधारण ऊंचाइयों को छूने लगते हैं, जो कि अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति को बयां करते हैं। नेक्स्ट है अभिवृद्धि अथवा समृद्धि का शिखर। बूम और पीक ऑफ प्रॉस्पेरिटी। जब समृद्धि की अवस्था में अत्यधिक रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि हाइपर एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, विस्तार की प्रक्रिया संचयी और आत्मसमर्थक होकर अर्थव्यवस्था को उत्पादन, मूल्यों एवं लाभों के उच्चतम शिखर पर पहुंचा देती है, तो उसको हम अभिवृद्धि या समृद्धि का शिखर बिंदु कहते हैं, या समृद्धि की शिखर अवस्था कहते हैं। यह व्यापारिक लाभों की चरम सीमा होती है। यह समृद्धि अवस्था के अंत और अवरोध की अवस्था के प्रारंभ का लक्षण है। अवरोध के जो बीज हैं वो अभिवृद्धि के भीतरी श्रम और कच्चे माल की दुर्लभता, पूंजी का अभाव, ऊंची ब्याज दरें, बढ़ती हुई लागतें आदि के कारण पनपने लगते हैं। अति आशावाद जो है वो धीरे धीरे फिर निराशा का रूप लेने लगता है। अतः यह समृद्धि एवं अभिवृद्धि का ऊपरी मोड़ बिंदु भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अवरोध की अवस्था। जिसको हम रिसेशन के रूप में जानते हैं। जब अभिवृद्धि का आशावाद निराशा में परिणित होता है तथा कच्चे माल और श्रम की दुर्लभता होने लगती है, पूंजी का अभाव होने लगता है, ब्याज दरें भी बढ़ने लगती हैं, जिसके कारण टोटल कॉस्ट बढ़ने लगती है, तो अवरोध की अवस्था आती है। इसमें अर्थव्यवस्था में भविष्य के प्रति निराशा का संचार होने लगता है। निराशा की मनोवैज्ञानिक धारणा के कारण कीमतों में, मजदूरी दरों में और लागतों में कमी होने लगती है। बैंक की ऊंची ब्याज दरों और कठोर शर्तों के कारण बैंक साख में भी कमी आने लगती है और व्यवसाय में शिथिलता आने लगती है। तो यह है अवरोध की अवस्था। नेक्स्ट है पुनः पूर्ण रोजगार अवस्था। यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि ये अवरोध की अवस्था है, तो यहाँ पर जब अर्थव्यवस्था डी बिंदु पर आ जाती है तो यह वापस पूर्ण रोजगार की स्थिति आ जाती है। और यह हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसकी क्या क्या विशेषता है। तो नेक्स्ट है लास्ट, मंदी या अवसाद की अवस्था, जिसको हम डिप्रेशन के रूप में जानते हैं। जब अर्थव्यवस्था में अवरोध की प्रक्रिया पूर्ण रोजगार के नीचे की ओर बढ़ती है तो यह मंदी या अवसाद की अवस्था कही जाती है। जैसा कि चित्र में हम देख रहे हैं कि डी बिंदु के बाद मंदी की अवस्था चालू हो जाती है और डी से ई बिंदु तक यह अवस्था चालू रहती है, जिसमें आय, मांग, उत्पादन, रोजगार
एवं विनियोगों में भारी गिरावट आती है, अत्यधिक बेरोजगारी फैलने लगती है, मजदूरी की दरें न्यूनतम होने लगती है, सभी प्रकार की कीमतों में भारी कमी का दौर प्रबल होता है, जिससे बिक्री घट जाती है, उद्योगों में स्टॉक का भंडार बढ़ जाता है, किसानों की दशा उद्योगपतियों के मुकाबले और भी अधिक दयनीय हो जाती है और उद्योग व्यापार कृषि निष्प्राण हो जाते हैं, बैंक बीमा कंपनियां और व्यवसाय फेल होने लगते हैं और अंत में सरकार पुनरुद्धार और राहत के कदम उठाने का प्रयास करती है, जो कि मंदी और अवसाद की स्थिति से उबरने के लिए आवश्यक होते हैं। तो इस तरह से हमने व्यापार चक्रों की विभिन्न अवस्थाओं को देखा। तो आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।